हेलो एवरीवन। देखिए आज अपना हम चैप्टर नंबर 8 देखेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स 11th क्लास की डिस्कस कर रहे हैं। इसका चैप्टर कौन सा? आधारित संरचना। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर वाला इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के बाद आपको देखिए सामाजिक और आर्थिक आधारित संरचनाओं के क्षेत्र में भारत की कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ हैं, ठीक है, इनका सामना कैसे करना, ये सब देखेंगे। आर्थिक विकास में आधारित संरचनाओं की क्या भूमिका होती है। ठीक है, ये देखिए मेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम लोग आराम से देखेंगे। कह रहा है कि आधारित संरचना के प्रमुख अंग के रूप में ऊर्जा की क्या भूमिका है, तो ये देखेंगे। ऊर्जा और स्वास्थ्य क्षेत्र की समस्याएं और संभावनाओं के बारे में जानकारी लेंगे। प्लस भारत में स्वास्थ्य पर आधारित संरचनाओं के विषय में पूरा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक कोट है, हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये कोट्स होते हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। जैसे ऐसे वगैरह लिखते हैं तो आप यहाँ से चीज़ों को स्टार्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ऐसे लिखने का 3-4 तरीके होते हैं। तो एक ये भी तरीका आप कोड के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं या बीच में कहीं इनबिल्ड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं अनेक वस्तुएं जिनकी हमें आवश्यकता है प्रतीक्षा कर रही हैं, लेकिन एक बच्चा नहीं, उसे हम कल नहीं कह सकते, उसका नाम आज है। ठीक है, तो ये किसके साथ अप्लाई हो रहा है? ऐसे ही आधारित संरचनाओं के साथ है कि इसको नहीं कह सकते कि किसी चीज़ को कि अच्छा हम उसको बाद में डेवलप करेंगे, कल आना, क्योंकि उसकी आज ज़रूरत है। ठीक है, आज वो इम्पॉर्टेंट है कि उसी पर निर्भर, तो उस पर आज ही फोकस किया जाना चाहिए, ऐसी बात कर रहे हैं। देखिए कह रहे हैं कि आपने जैसे देखा होगा कि भारत के कुछ राज्य अन्य क्षेत्रों के मुकाबले क्या है, अच्छी तरह से क्यों मतलब डेवलप हैं, विकसित हैं। कृषि और बागवानी में उत्पादन में देखेंगे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश समृद्ध हो गए। औद्योगिक तौर पे देखेंगे तो महाराष्ट्र, गुजरात की अपेक्षा आगे हैं। स्वयं ईश्वर के रूप में प्रसिद्ध केरल में देखेंगे, यहाँ पे राज्य में साक्षरता और स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर हैं। साफ सफाई पर्यटन का एक बहुत बड़ा आकर्षण केंद्र है। कर्नाटक देखेंगे तो आईटी हब इंडिया का माना जाता है। तो इसलिए क्यों इन राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा उन क्षेत्रों में बेहतर आधारित संरचनाएं हैं। ठीक है, क्यों ये इतने डेवलप हो गए या इनके पास इतनी सुविधाएं या विकसित हो गए? क्योंकि इनके पास अन्य राज्यों के कंपैरिजन में बेहतर क्या है, आधारित संरचना है। आधारित संरचना क्या होती है अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। कहने कि कुछ राज्यों का वही है कि बेहतर सिंचाई सुविधाएं हैं, कुछ राज्यों में परिवहन की अच्छी सुविधाएं हैं या वे बंदरगाह के निकट स्थित हैं। ठीक है, जैसे कि कर्नाटक है, उनके पास भाई नेचुरल रिसोर्सेज थे, प्राकृतिक उनके पास सौंदर्यता है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, क्योंकि आप देखेंगे बहुत जगह प्राकृतिक, अपने इंडिया में बहुत सी प्राकृतिक खूबसूरत जगह हैं, लेकिन जहाँ पे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, सुविधाएं हैं, सहूलियतें, बेसिक स्ट्रक्चर जो या आधारित संरचनाएं डेवलप हैं, वो चीज़ें क्या होती हैं, वो इंडस्ट्री वहाँ की ग्रूम कर जाती है, बढ़ जाती है, फेमस हो जाती है। आज केरल इंडिया में पर्यटन के लिए बहुत बड़ा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि वही है, जैसे कि पंजाब हरियाणा सिंचाई की सुविधाएं हो गई, कुछ वही हैं कि कुछ क्या है कि जिन्हें वही बंदरगाह के निकट स्थित है, जिन्हें अपने विभिन्न अब बंदरगाह के निकट हैं, उन्हें आवश्यक कच्चा माल आसानी से, पोर्ट सिटी हैं तो वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। जैसे आप गुजरात में देखेंगे तो सॉरी मुंबई में, महाराष्ट्र में देखेंगे तो कर्नाटक में बेंगलोर जैसे शहरी अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आकर्षण है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको सहूलियतें हैं, बेसिक सुविधाएं हैं, आधारित संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, तो इसलिए कह रहे हैं। अब बेसिक सबसे पहले समझिए कि आधारित संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। कि आधारित संरचना औद्योगिक व कृषि उत्पादन, घरेलू व विदेशी व्यापार और वाणिज्य के प्रमुख क्षेत्रों में सहयोगी सेवाएं भूमिका निभाती हैं। इन सेवाओं में क्या है, ये कह रहे हैं कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो घरेलू, विदेशी व्यापार, वाणिज्य के प्रमुख क्षेत्रों में सहयोगी भूमिकाएं उपलब्ध कराती हैं। इन सेवाओं में सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बांध, बिजली घर, तेल एवं गैस पाइपलाइन आदि दूरसंचार प्रमुख वही है कि ठीक है। तो इतनी जो डिटेल इनमें दी गई, भाई सड़क हो गया, रेल हो गया, बंदरगाह हो गया, हवाई अड्डे हो गए, बांध हो गया, बिजली घर, तेल गैस पाइपलाइन, दूरसंचार सुविधाएं, स्कूल कॉलेज, शैक्षणिक व्यवस्थाएं, अस्पताल हो गए, तो ये सब क्या है, स्वास्थ्य सुविधाएं, पेयजल, साफ सफाई, बैंक, ये सब क्या है, ये सब बेसिक मतलब स्ट्रक्चर या आधारित संरचनाओं के अंतर्गत आती हैं। इनमें से कुछ सुविधाओं का प्रत्यक्ष प्रभाव वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर पड़ता है, जबकि कुछ का अन्य अर्थव्यवस्थाओं के सामाजिक क्षेत्रों के निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करती हैं। ठीक है, कुछ का डायरेक्ट, जैसे कि अब देखिए क्या है कि साफ़ सफाई, स्वच्छता है, पेयजल की सुविधाएं रहेंगी तो क्या होगा, लोगों में थोड़ी सी बीमारियां कम होंगी। अच्छे तरीके से अगर स्वस्थ समाज रहेगा तो क्या होगा, वो अपनी फुल एफिशिएंसी से काम कर पाएंगे चीज़ों को लेके। ठीक है, और प्लस अगर जो स्वास्थ्य पे या अस्पतालों पे खर्चे हो रहे हैं तो वो उनके पास आर्थिक सुविधाएं भी होंगी, क्योंकि
अगर जो अस्पताल दवाइयों पे खर्च हो तो वो पैसा उनके बचेगा ना, तो वो दूसरी चीज़ों पे लगाएंगे। तो कुछ चीज़ें डायरेक्ट, कुछ चीज़ें इनडायरेक्ट लिंक होती हैं, यहाँ पे ये बात हो रही है। ठीक है। अब देखिए आधारित संरचनाओं की प्रासंगिकता क्या है, मतलब कि प्रेजेंट टाइम इनकी क्या प्रासंगिकता है। कह रहा है आधारित संरचनाएं ऐसी सहयोगी प्रणाली हैं जिस पर एक आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की कार्यकुशलता प्रणाली पर निर्भर करती है। ठीक है, कि बेसिक स्ट्रक्चर वो है, आधारित संरचना वो है जिस पे क्या है, आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की फंक्शनल पूरी जो आधुनिक जो अर्थव्यवस्था है उसका पूरा फंक्शन जो है इस टाइम किस पे निर्भर करता है, बेसिक स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। कि आधुनिक कृषि भी बीजों, कीटनाशक, दवाइयाँ और खाद के तीव्र एवं बड़े पैमाने पर परिवहन के लिए इस पर निर्भर करती हैं। ठीक है, इसके लिए देखेंगे आधुनिक जैसे सड़कें हो गई, रेल, हवाई जहाज़ सुविधाएं, सब क्या है वर्तमान में। कृषि में भी आप देखेंगे अगर बेसिक स्ट्रक्चर डेवलप है, ठीक है, तभी तो कृषि संबंधी मैंने प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगानी है कहीं पे, वो कृषि क्षेत्र के आसपास इसलिए लगाएंगे क्योंकि उनको अच्छा रॉ मटेरियल मिल जाए। लेकिन किसी चीज़ को डेवलप करने के लिए भी तो सरकार को क्या होगा, वहाँ पे बेसिक सुविधाएं उनको उपलब्ध करानी पड़ेगी, तभी वहाँ पे कंपनियां लग पाएंगी, अच्छी मशीनें पहुँच पाएंगी, टेक्नोलॉजी पहुँच पाएगी। तो वहाँ पे ये बात हो रही है। ठीक है, ये कह कृषि पे क्या है कि बहुत बड़े पैमाने पर कार्य करने की आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि उसमें अब साथ ही में जैसे कि अब बेसिक स्ट्रक्चर में बेसिक सुविधाओं कृषि में बीमा और बैंकिंग सुविधा, जैसे कि किसी भी किसान को क्या है कि हमारे कि नया टेक्नोलॉजी प्रयोग करना है, तो उनके लिए अच्छी बैंकिंग सुविधाएं होंगी जिससे वो प्रॉपर ऋण ले सकें, या फिर सुविधाएं अगर मान कि इंश्योरेंस ले सके चीज़ों को लेके। तो अगर वो सब बेसिक स्ट्रक्चर होगा तो किसान भी अपना फुल एफिशिएंसी से काम कर पाएगा, चीज़ें भी डेवलप होंगी। कह रहे हैं संरचनात्मक सुविधाएं एक देश के आर्थिक विकास में उत्पादन के तत्वों की उत्पादकता में वृद्धि करके और उसकी जनता के जीवन में गुणात्मक सुधार करने का अपना योगदान करते हैं। ठीक है, अब जैसे वही देखिए जो हम लोग डिस्कस किए, जलापूर्ति में सफाई में जो है क्या होगा कि सुधार करके संक्रामक बीमारियों की अवस्थाओं में कमी लाई जा सकती है, और बीमारियों में होने पर उनकी गंभीरता में क्या होगी, कमी होगी। जल, सफाई, स्वास्थ्य के बीच में स्पष्ट संबंध के अलावा यह भी है कि हम जानते हैं कि परिवहन और संरचनात्मक सुविधाओं की गुणवत्ता क्या स्वास्थ्य देखभाल पर प्रभाव पड़ता है। अभी हम लोगों ने देखा वैसे प्रदूषण है, ठीक है, जोखिम भरे कार्य, इन सबको क्या होगा डेवलप करने से इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली इफेक्ट तो पड़ ही रहा है, इनडायरेक्टली बहुत प्रभाव पड़ते हैं। अब आप ये पढ़ेंगे तो साथ में आपको क्या करना है कि इस संबंधित सरकार द्वारा क्या क्या प्रोग्राम किए जा रहे हैं, आपको वो चीज़ें ध्यान रखनी होगी। जैसे आपने देखा होगा सरकार द्वारा क्या नल से जल योजना चलाई है। नल से जल में क्या है भाई, जाहिर सी बात है कि सबको स्वच्छ जल, आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे तो सबके घर नल लगाने की एक बहुत बड़ी फ्लैगशिप और बहुत सक्सेसफुल योजना लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो इसमें क्या है पेयजल की सुविधाएं होंगी। अब पेयजल अच्छा, स्वस्थ या साफ़ सफाई, अगर पेयजल उनको अच्छा मिलेगा तो उससे बहुत सारी जो बीमारियाँ होती हैं वो क्या होंगी, कम होंगी। ठीक है, अब अस्पतालों पे बोझ है इन सब पे तो कम पड़ेगा ही, साथ में लोगों के आर्थिक जो मतलब बीमारियाँ इन सब पे एक बहुत बड़ी मात्रा लोगों की खर्च हो जाती हैं दवाइयों पे, तो वो भी चीज़ें बचेंगी। ठीक है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली चीज़ें लिंक होती हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आधारित संरचनाओं की स्थिति क्या है। तो आधारित संरचनाओं की स्थिति क्या, आप कह रहे हैं कि पारंपरिक रूप से तो यही माना जाता था कि भाई आधारित संरचना जो है, ठीक है, आधारित संरचना का डेवलप करने का कार्य सरकार का है। पारंपरिक रूप से इंडिया में यही माना जाता है। लेकिन आजकल क्या होता है कि निजी क्षेत्र और सरकार दोनों मिल के जो है चीज़ों को डेवलप कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए हर जगह सरकार द्वारा इतनी रिसोर्सेज नहीं होती, सरकार हर जगह पहुँच की चीज़ों को उतनी अच्छी तरीके से, तो प्राइवेट क्षेत्र और सरकार दोनों जो है मिल के काम करें। जैसे आप अब इसमें कह रहे हैं कि हमारी बहुसंख्यक ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है, ये बहुत पहले डिस्कस करते चले आ रहे हैं कि हमारी देखिए बहुसंख्यक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, और वो अत्यधिक तकनीकी उन्नति के बावजूद ग्रामीण महिलाएं आज भी क्या है कि अपनी जो ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करती हैं, मतलब लकड़ी, गोबर, इन सब की जलावन ईंधन के रूप में उपयोग करती हैं आज भी। हाँ, हालांकि ये देखेंगे जैसे उज्ज्वला योजना आई थी। ठीक है, अब इसमें क्या है आपको लिंक करना है कि भाई इसमें सुधार कैसे हो रहा है। तो इसमें आप देखेंगे जैसे उज्ज्वला योजना लॉन्च की गई थी। ठीक है, अब इसके गैस सिलेंडर के थ्रू क्या हुआ, बहुत सी जगह पे अब लकड़ी का प्रयोग या ईंधन उन सब पे खाना वाना बनाने के लिए, तो अब थोड़ा सा ऊर्जा के लिए लोग गैस पे या फिर इन सब पे निर्भरता थोड़ी बढ़ी है, और लकड़ी या फिर धुएं का प्रयोग थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप लिंक करके चीज़ों को करेंगे। अब देखिए
जल और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं के लिए उन्हें दूर दूर तक जाना पड़ता था। अब 2011 की जनगणना का यहाँ पे डाटा डिस्कस किए, लेकिन हमें लेटेस्ट डाटा यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि यहाँ पे ये दिया गया है कि भाई मतलब कि भारत में कंपैरिजन टू अदर कंट्री की अपेक्षा चीज़ें अभी कम हैं। ठीक है, विकसित देशों के कंपैरिजन। हालांकि ये 2003 का डाटा है, अभी लेटेस्ट जब रिपोर्ट आती है तो उसको हमें देखना होगा। अब देखिए वह कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी देखिए कि 20% लोग सरकारी सुविधाएं प्राप्त करते हैं। मतलब साफ सफाई संबंधी ग्रामीण क्षेत्रों में अभी उतनी जागरूकता चीज़ें कम है। लेकिन अभी से स्वच्छ, अब यहाँ पे आपको स्वच्छ भारत अभियान जो लॉन्च किया गया, इसके थ्रू अब प्लस नीति आयोग द्वारा आप देखेंगे स्वच्छता रैंकिंग जो ये सब जारी किया जाता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मतलब राज्य लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, प्लस प्रदेश लेवल पे तो जारी किया। तो इससे क्या हुआ, स्वच्छता की थोड़ी सी प्रतियोगिता बढ़ी है, स्वच्छता सुविधाएं डेवलप हुई हैं। तो यहाँ पे ऐसे आप करके लिखेंगे। प्लस कहना कि देखिए ये सर्वविदित के आधारित संरचनाओं के विकास की नींव है, लेकिन भारत में अभी भी वही है कि इनकी अभी बेसिक आधारित संरचनाओं की भारत में अभी भी कमी है। मात्र 5% निवेश करता है कह रहा है भारत अपने बेसिक स्ट्रक्चर पे, जबकि चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया इससे ज़्यादा है। अब जैसे कि कह रहे हैं कि भाई अगर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था या फिर अगर भारत को डेवलप बनना है तो भारत को अपने बेसिक स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे ये बात हो रही है। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए ऊर्जा, हमें ऊर्जा की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, हमें ऊर्जा की आवश्यकता क्यों पड़ती है, किन स्वरूप में यह उपलब्ध है। किसी राष्ट्र के विकास की प्रक्रिया में ऊर्जा एक महत्वपूर्ण स्थान है, साथ ही ये उद्योगों के लिए भी अनिवार्य है। अब इसका कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों जैसे कि खाद, कीटनाशक हो गया, कृषि उपकरणों के उत्पादन और यातायात में उपयोग में भारी स्तर हो रहा है, भारी स्तर पे ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अब ऊर्जा का उपयोग क्या है, जैसे घरों में देखेंगे तो भोजन बनाने, घरों को प्रकाशित करने के लिए, गर्म करने के लिए होता है। क्या आप ऊर्जा के बिना उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन से हो। अब देखिए ऊर्जा एनर्जी का हर जगह उपयोग है। अब ऊर्जा का स्रोत क्या है, देखिए यहाँ पे दो, एक होता है कि हमारे एक व्यावसायिक, ठीक है, ऊर्जा के व्यावसायिक स्रोत और गैर व्यावसायिक स्रोत। व्यावसायिक स्रोत क्या होते हैं, व्यावसायिक स्रोत होते हैं जिसको हम खरीदते हैं। ठीक है, जैसे पेट्रोल, बिजली हो गई, क्योंकि उन्हें हम खरीदा और बेचा जा सकता है। और गैर व्यावसायिक स्रोत क्या है, जैसे जलाऊं लकड़ी हो गई, कृषि का सूखा कचरा और गोबर, ये सब क्या होते हैं, गैर व्यावसायिक स्रोत हो गए। ठीक है, क्योंकि ये हमें क्या प्राकृतिक रूप या जंगलों के थ्रू प्राप्त होते हैं। अब कह रहे हैं कि आमतौर पर ऊर्जा के व्यावसायिक स्रोत जैसे पनबिजली को छोड़कर समाप्त हो रहे हैं, जबकि अब जैसे कि ऊर्जा के जो व्यावसायिक स्रोत है जैसे डीजल, पेट्रोल, ये सब क्या हो रहा है, समाप्त होने की संभावना पनबिजली को छोड़ के। क्यों, ये वाटर बिजली समुद्र द्वारा रिफिल करके बनाई जाती है। आप देखेंगे वो पूरा कि यहाँ पे वो विद्युत चक्की बनाई जाती है, वो ऐसी घूमती रहती है और पानी गिरता वो चल के। तो वो कह रहे हैं अगर पनबिजली को छोड़ के और जो व्यावसायिक स्रोत हैं उसकी समाप्त होने की संभावना बनी रहती है। कह रहे हैं कि गैर व्यावसायिक स्रोत पुनर्नवीकरण हो सकते हैं, लकड़ी हो गया, गोबर हो गया, इन सब का क्या पुनर्नवीकरण हो सकता है। भारत में आज भी 60% से अधिक परिवार अपने नियमित भोजन गर्म करने के लिए किस पे, पारंपरिक स्रोतों पर निर्भर है। अब ऊर्जा के जो गैर पारंपरिक स्रोत हैं, ऊर्जा के व्यवसाय और गैर व्यावसायिक स्रोत हम ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझेंगे, देखिए कह रहे ऊर्जा के व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक स्रोत को हम ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहते हैं। ऊर्जा के तीन स्रोत और हैं। ठीक है, और स्रोत हैं, ऊर्जा के तीन और स्रोत हैं जिन्हें हम आमतौर पर गैर पारंपरिक स्रोत कहते हैं। वे क्या हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वार ऊर्जा। उष्ण प्रदेशों के होने के कारण भारत में इन तीनों की क्या है, हमारे यहाँ देखिए अभी आपने हमारे यहाँ क्या सौर ऊर्जा, ज्वारी, पवन, तीनों की एक अच्छी खासी, क्योंकि हमारे अच्छा खासा मात्रा में वाटर बॉडीज़ भी हैं। प्लस आप देखेंगे कि हमारे क्या है कि सूर्य की रोशनी हमेशा हमारे यहाँ रहती है, किसी किसी राज्य में हमेशा। तो इसीलिए आप देखेंगे कि सोलर अलायंस डेवलप किया गया ना, ऊर्जा का ये भी क्या है एक स्रोत के रूप में डेवलप करने की बात चल रही है कि जिसमें हम जो व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत हैं उस पर निर्भरता अपनी कम की जा सके। कहने कि भाई ये जो स्रोत है मतलब कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, इसके क्या है असीमित संभावनाएं हैं। लेकिन बस इसमें क्या है कि एक दिक्कत है कि संभावनाएं तो बहुत है, लेकिन ये थोड़ी टेक्नोलॉजी महंगी है। जैसे सोलर पैनल जो लगाए जाते हैं वो थोड़े महंगे आते हैं, तो कहना टेक्नोलॉजी महंगी है। अगर इसमें सस्ते मात्रा में चीज़ें, सस्ती प्रौद्योगिकी विकसित की जाए तो एक बहुत अच्छा व्यवसाय का ये ऊर्जा का स्रोत हो सकता है। जैसे कि व्यावसायिक ऊर्जा की उपयोग पद्धति। ठीक है, अब यहाँ पे पुराना डाटा है कि भाई बाद में प्राकृतिक ऊर्जा, गैर प्राकृतिक इतनी की जाती है,
जल ऊर्जा इतने, लेकिन आपको जो लेटेस्ट डाटा आता है ना कि भाई हमारे यहाँ की मतलब सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत प्रयोग हो रहा है, प्लस सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा किस राज्य में उत्पादन की जा रही है, ज्वारी ऊर्जा, विद्युत जो कोयले वाली होती है, क्या नाम है, कोल गैस एनर्जी। तो इसमें क्या होता है, ये आपको लेटेस्ट डाटा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये पुराना आपको नहीं देखना, लेटेस्ट डाटा आपको जो आती है आर्थिकी या किसी में भी आप देखेंगे तो लेटेस्ट डाटा आपको अपडेट करता रहना होगा। इकोनॉमिक्स में अपडेशन की बहुत बड़ी मात्रा होती है। जैसे भारत में कहना विद्युत उत्पादन की प्रमुख है परमाणु, थर्मल पावर, जल और वायु ऊर्जा। तो इसमें ये डाटा दिए हैं 70% थर्मल से, लेकिन ये डाटा अभी चेंज हो चुका है, ठीक है। तो आपको करंट से इसको लिंक करना पड़ेगा। अब कह रहे हैं कि ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा का सबसे दृष्टिगोचर रूप जिसे हम प्राय आधुनिक सभ्यता की प्रगति का क्या मानते हैं, ध्रुव मानते हैं। मतलब कि क्या है ऊर्जा का आधुनिक रूप, बिजली आती है। अब बिजली क्या है, अब बिजली देखेंगे तो उसमें क्या है कि ये भी बिजली भी पर्यावरण प्रदूषण की एक कारण है, ठीक है। किसी भी देश के आर्थिक विकास से निर्धारित करने वाले आर्थिक संरचना बिजली अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रायः बिजली की मांग भी अभिवृद्धि द्वारा सकल घरेलू उत्पाद में से ऊंची होती है। अध्ययन से पता क्या चलतेगा कि आप देखेंगे अब जैसे इसमें कि 8% प्रति घरेलू सकल बिजली पे ये नहीं देना, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट करना है। तो आपको ये सिंपल सी चीज़ कह रहे हैं कि बिजली एक महत्वपूर्ण तो स्रोत है ही, लेकिन ये पर्यावरणीय संबंधी फायदे और दीर्घकालिक सस्ती साबित हो सकती है अगर हम बिजली के कंपेरिजन में परमाणु, ठीक है, आप देखेंगे परमाणु ऊर्जा द्वारा अपनी बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करें, ठीक है। क्योंकि अगर परमाणु एनर्जी के थ्रू अगर हम बिजली उत्पादन करेंगे, भारत में जैसे आप देखें दिखाओगे कि तमिलनाडु हो गया, या आपको देखिए अब पीटी आ रहा है, पीटी में आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो हमारे परमाणु संयंत्र लगाए गए हैं बिजली के लिए वो कहाँ कहाँ पे लगे हैं, किसकी, कोई रसिया से, यूएसए से, जर्मनी से, किसके सहयोग से लगे हैं, ये सब क्वेश्चन आपको आता है। तो ध्यान रखना कह रहे हैं कि अगर हम परमाणु बिजली द्वारा एनर्जी जो है विकसित करेंगे, डेवलप करेंगे तो वो हमें सस्ती मात्रा में मिलेगी, ठीक है। बस ये कह रहे हैं कि और धारणी विकास के लिए हमें परमाणु ऊर्जा की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि कोल हो गया, कोयला जलाने से क्या होगा, एक तो देखिए प्रदूषण बढ़ेगा, प्लस पूरी मतलब इकोसिस्टम, पर्यावरण का पूरी संरचना उससे डिस्टर्ब होती हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि बिजली का पारंपरिक स्रोत छोड़ के हमें परमाणु ऊर्जा की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट होना चाहिए। प्लस क्यों, एक तो वो कंपैरिजन टू कोल एनर्जी पर्यावरणीय दृष्टिकोण से लाभकारी है, प्लस सस्ती है, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा इस पर अब विद्युत ऊर्जा की क्षेत्र की चुनौतियाँ क्या है इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ पे छोटा छोटा लेक्चर करते हैं जिससे आपको बहुत बोरियत ना हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत लोग को बोरियत हो जाती है पढ़ने में। तो आप लोग इसको यहीं पे करते हैं, चुनौतियाँ नेक्स्ट में देखेंगे। कोई भी डाउट कमेंट हो तो आप ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।